नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे बंगाल की ही और बंगाल से एक खबर, हालांकि इस खबर के बारे में आपको ये बताएं कि जो गुट अलग हुआ है उसके बारे में है। यानी कि रीतव्रत बनर्जी जो है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को और उस इंटरव्यू के जरिए जो उन्होंने कुछ खुलासे किए, वो कम से कम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए सोचने का विषय हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सोचने की स्थिति में है क्या, या उस पर कुछ विचार भी कर रही है क्या? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी ममता बनर्जी जिस प्रकार से बिहेव कर रही हैं, उससे तो कम से कम नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी ने कुछ भी सीख उससे लिया है। चाहे उनकी पार्टी टूटी हो, या अब जो इस प्रकार से उस पार्टी पर दूसरे गुट का कब्जेदारी की बात है, या फिर जो फंड है, पार्टी फंड, उसको लेकर बात हो, या और भी जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर बात हो। क्योंकि रीतव्रत बनर्जी ने कहा कि एक प्रकार से हिटलर और मुसोलिनी की तरह बिहेव ये लोग कर रहे थे। यानी आप सोचिए कि किसी नेता के बारे में इस प्रकार का बयान खुद उन्हीं के पार्टी के लोग दे रहे हों। अब उस पार्टी में नहीं है, लेकिन उनके साथ ही थे और उनके पार्टी में रहते हुए ही वो लोग चुनाव जीते। और इसके बावजूद अगर इस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इस पर विचार करना चाहिए। अब विचार करे ना करे ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समझे, लेकिन आज इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय प्रियदर्शी। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि ये जो रीतव्रत बनर्जी ने कहा है, इसके बाद अब कम से कम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कुछ इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है? नमस्कार प्रवीण जी। कुत्ते की दुम जो है ना 1000 साल रखिएगा तब भी वो सीधा नहीं होता है। वो हम्म। टायरेंट जो है, ममता बनर्जी इज अ टायरेंट लीडर, हम्म। तानाशाह लीडर है। वो कल भी दिख हम्म। गया। कल भी कोई हम्म। अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह थप्पड़ मारता है क्या, जिस तरह से वो थप्पड़ मार रही थी प्रोटेस्ट के हम्म। दौरान, और घूम घूम के मार रही थी और पागलों की तरह हरकत कर रही थी। तो हम्म। जो ऋतुपदो बनर्जी ने कहा है, अब देखिए उनका हम्म। बिटवीन द लाइन्स अगर देखिए क्या है। पहली बात उन्होंने कही है कि पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं, हम्म। पार्टी नहीं थी, एक प्राइवेट फैमिली कंपनी थी। प्राइवेट उनका ये लिमिटेड कहना। कंपनी। हाँ, पर वो फैमिली इसलिए कहा कि एक ही फैमिली के बीच पावर था। उसके हम्म। बाद उन्होंने कहा कि जब बंगाल में वो नतीजे आ गए, 4 तारीख को लोग हार गए, जो भी नतीजे जिस दिन आए हार गए, और उसके बाद जब पहली मीटिंग हुई हारने के बाद, तो हम्म। ममता बनर्जी ने सारे जो, एक तो सारे विधायक थे नहीं वहां पे, लेकिन हम्म। जो विधायक मौजूद थे उनको कहा कि आप लोग खड़े होकर अभिषेक बनर्जी के लिए ताली बजाइए। हम्म। और उसमें ऐसे ऐसे भी नेता थे प्रवीण जी, जिनका जितना राजनीतिक काल है, राजनीतिक जीवन है, पॉलिटिकल कैरियर जितना लंबा है, उतनी उम्र नहीं है अभिषेक बनर्जी। हम्म। और वहां से टीएमसी में बिखराव शुरू हुआ, क्योंकि इनको लगा कि ममता बनर्जी जब हारी है इतनी बुरी तरीके से, तो एक हम्म। बार बात तो अपनी आत्ममंथन करेगी, वो कुछ बिल्कुल। पुनर्विचार करेगी अपनी पॉलिसी पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया ममता बनर्जी। हम्म। और वो उसी तरह लगी रही जैसे ब्रिटेन से में मुंह खाने के बाद हिटलर सोवियत रूस में घुस गया ऑपरेशन बारबरोसा चला के, कि अब वहां हम्म। जीतेंगे, ब्रिटेन नहीं जीत पाए तो इधर जीतेंगे। और उस चक्कर में पूरा जर्मनी का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये वो कह रहा है। दूसरा, ऋतुपद बनर्जी क्या कह रहे हैं कि ये सर्किल ऑफ एविल्स था इसके पास, हम्म। जिसमें वो हेनरी हिमलर की तुलना कर रहा है, जो एसएस का उस समय जिसने लाखों यहूदियों को मार दिया था, या राइनहार्ड हम्म। हाइड्रिक की तुलना कर रहा है, ये हरमन गोरिंग की तुलना कर रहा है, मार्टिन बॉर्मन जो उसका निजी सचिव था उससे तुलना कर रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि इतने एविल लोग इनके इर्द गिर्द थे जो इस तरह के हम्म। क्राइम करते थे। और तीसरी बात उसने जो कही कि देखिए, ये जब प्रदेश अध्यक्ष किसी को घोषित करते हैं तो वो पहले से उनकी हम्म। पार्टी में मौजूद है। ये हम्म। जिलाध्यक्ष घोषित करते हैं, वो तुरंत इनके पार्टी में आ जाता है। और जो हिंसा की जो राजनीति थी, हम्म। वो उसको ममता बनर्जी ने एक हथियार बना लिया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और उन्होंने हम्म। उस सब चीजों की चर्चा की ऋतुपद बनर्जी ने। और उन्होंने कहा कि उन लोगों को लग गया कि इसमें सुधार नहीं हो सकता। हम्म। जैसे कोई नेता होता है, अपनी गलती मानता है और फिर
2 कदम पीछे भी जाता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है। लेकिन ममता बनर्जी, संजीव जी आप कह रहे हैं, यानी कि बकौल रीतव्रत बनर्जी, कि आप ये कह रहे हैं कि जो इस पार्टी के यानी टीएमसी के पतन के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो अभिषेक बनर्जी से भी ज्यादा जिम्मेदार ममता बनर्जी है। ये मतलब पूरा लबोलुआब एक प्रकार से यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी तक क्या होता था कि लोग अभिषेक बनर्जी को विलेन मानते थे और ममता बनर्जी पर सॉफ्ट बातें बोला करते थे। लेकिन ऋतुपदो बनर्जी ने जो खुलासे किए प्रवीण जी, उससे तो यही लगता है कि अभिषेक बनर्जी का जो मन है वो 7वें आसमान पर ले जाने वाली ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ने पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया और हिंसा को हथियार बनाने से क्या हुआ, देखिए हिंसा पर ही चल रही थी। तो जब आप डर का माहौल बनाते हैं तो जनता कुछ बोलती नहीं है। जैसे होता है कि अगर आप जनता को बोलने देते हैं तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अधिकतर राजनीतिक पार्टियां, जो सक्षम राजनीतिक पार्टियां, वो सर्वे करवाती हैं हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे कि उनके बारे में जनता का क्या मूड है। अब वो अगर टीएमसी कोई सर्वे करती भी होगी तो पब्लिक डर से बोलती नहीं। वैसे भी हमने देखा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भी कोई डर के मारे कुछ नहीं बोलता था, बस मुस्कुरा देता था। तो इसलिए पब्लिक के गुस्से का कोई इनके पास आंकड़ा नहीं आ सका ममता बनर्जी, और वो ममता बनर्जी के स्वभाव की वजह से नहीं आ सका, क्योंकि वो आलोचना अपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक आत्ममुग्ध महिला है, इसमें कहीं वो नहीं है, दो मत नहीं है। और उन्होंने टीएमसी को बनाया, लेकिन टीएमसी को बर्बाद भी अपने हाथ से किया हो। नहीं, तो आपको ये नहीं सारी लगता है बातें खुलासा करें संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के मतलब अपने दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि अगर उनका तो कोई विरोध करेगा ही नहीं, जो भी है वो उनके ही बलबूते हैं, उनका तो कोई विरोध करेगा ही नहीं, तो वो जो कहेंगी उसी के हिसाब से सभी नेता काम करेंगे और उसी के हिसाब से सभी लोग चलेंगे। और उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि अब उनकी स्ट्रेंथ जो है वो, किसी का भी जो पावर होता है वो तब तक होता है जब वो संख्या बल के हिसाब से मजबूत हो। लेकिन जब वो संख्या बल के हिसाब से मजबूत नहीं है और सभी को ये पता है कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में ममता बनर्जी को थोड़ा रुख नरम करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को यह लग रहा था कि अब अरे उनके बलबूते ही सब जीत करके आए हैं, तो कौन उनसे बगावत करेगा, कोई बगावत नहीं करेगा। और इसीलिए वो इस प्रकार का बयान दे रही थी कि आप लोग अभिषेक बनर्जी के लिए उठकर ताली बजाइए। और उनको इसका भान ही नहीं था कि वो इस प्रकार से भी लोग टूट करके अलग जा सकते हैं। तो ये शायद ममता बनर्जी इस प्रकार से सोच रही होंगी कि इस प्रकार से ही ऐसा ही फंक्शन होगा और इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। लेकिन जो रीतव्रत बनर्जी ने जो उस इंटरव्यू में कहा है कि जो कोई ये कह रहा है कि आप लोग उनके बलबूते जीत करके आए हैं, उस सिंबल पर जीत करके आए हैं, उसको भी एक प्रकार से रीतव्रत बनर्जी ने खारिज कर दिया। रीतव्रत बनर्जी ने कहा कि 291 सीट पर टीएमसी चुनाव लड़ी और 80 सीट पर चुनाव जीती। तो अगर ममता बनर्जी के नाम पर ही या सिंबल पर ही कोई नेता जीत रहा है, तो फिर 291 की 291 सीट पर जीत होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है, आपको लग रहा है कि ये लोग पहले से ही मन बना चुके थे कि अगर इस प्रकार से कुछ होगा तो अलग हो जाएंगे, और अगर सत्ता में आ जाती है तब चुप चुप रहा जाए, नहीं कुछ बोला जाए। देखिए उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी ये कह रहा है लंबे समय से, बदतमीज तो है दोनों, और कल्याण बनर्जी ज्यादा बदतमीज है, तो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी के फोटो और सिंबल पे जीत के आए ये लोग, और इन्होंने गद्दारी किया। अब पहली बात, ऋतुपद बनर्जी ने वैसे नहीं बोली ये बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये बात अपनी तरफ। तो वही चेहरा और वही पार्टी का सिंबल भवानीपुर में क्यों हार गया? वहां तो ममता बनर्जी खुद लड़ रही थी। भवानीपुर उनका अपना मोहल्ला है, वहां क्यों जनता ने उनको खारिज कर दिया? नंदीग्राम में तो वही चेहरा और वही सिंबल हार गया था, जिसकी बात कर रहा है कल्याण बनर्जी। दूसरी बात, यानी उस जिस चेहरे से ये कह रहे कि 80 विधायकों को हम जिता के लाए, वो चेहरा खुद हार गया, उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया, उसके मोहल्ले में रिजेक्ट कर दिया प्रवीण जी, उसके मोहल्ले में उसको वोट नहीं मिला है। छी 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 छी। उसके बाद इन ऋतुपदो बनर्जी के बात को अगर आप वो करिएगा, बारीकी से सुनिएगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि मालिक और नौकर का संबंध था।
राजनीति में, वो पार्टी में। बिल्कुल। यानी अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मालिक थे और सारे विधायक सांसद नौकर थे। तो राजनीति में मालिक और नौकर का संबंध नहीं होता है। राजनीति में आपको सम्मान देना पड़ता है। तो फिर जब देखा कि ये हार भी गई है तब भी यही व्यवहार कर रही है, तो फिर इन्होंने ये फैसला किया। तो दो चीजें हैं कि और एक बात जो ऋतुपतो बनर्जी ने कही कि अगर 80 विधायक जीत के आए तो 211 विधायक हार गए, तो 211 कैंडिडेट जो हार गए उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। और उसमें हारने वाली ममता बनर्जी भी है, सोचिए। तो इसलिए ये सब बातें बकवास कर रही है ममता बनर्जी। और एक बात जो ऋतुपदो ने भी कहा और हम लोग लंबे समय से बोलते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी ये ना बोले कोई गद्दार है। जब राजीव गांधी ने उनको पहुंचाया, वो तो कहां थी, वो उसकी क्या हस्ती थी राजनीति में, वो बहुत सामान्य परिवार से थी, ठीक है, स्ट्रगल कर रही थी। तो पार्टी तो उन्होंने वाजपेयी जी की मदद से खड़ी की जब मंत्री थी, और नेता बनी वो राजीव गांधी जी की मदद से। तो पहले कांग्रेस को तोड़ा, फिर बीजेपी और वाजपेयी जी को धोखा दिया। जो वाजपेयी जैसे भले मानुष को धोखा दे सकती है, जो राजीव गांधी जैसे एक अच्छे नेता को धोखा दे सकती है, गांधी परिवार ने उसको इतना दिया ममता बनर्जी को, और वो क्या कहा, हर समय तो धोखा ही देती रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मरवाती रही, और इसके अलावा कांग्रेस के और कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसों पर कब्जा करवाती रही। भाई शी इज नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर, ये बात ममता बनर्जी मान ले। और देखिए, राहुल गांधी को भी सतर्क होना चाहिए, ऐसे तानाशाह और हिटलर स्वरूपी इस लीडर से दूर रहे। नहीं तो जो कांग्रेस और सीपीएम को अगर खड़ा होना है बंगाल में, तो उनको ममता बनर्जी से अलग होकर दिखाना पड़ेगा। और यही वजह है कि इनके पार्टी के जो कैंडिडेट नेता थे, जो चाहते थे कि इनका भविष्य चलता रहे आगे, वो इस हिटलर और इस हिमलर जो अभिषेक है उससे दूरी चाहते हैं। हिमलर भी उसी तरह मारता था, लोगों को मरवाता था, उसी तरह अभिषेक बनर्जी करता था। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ो के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। नमस्कार।